नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। वेलकम टू विद्या जोन यूट्यूब फैमिली। चलिए, आज बात करने वाले हैं अपन फिर से करंट अफेयर से संबंधित। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी जनवरी फरवरी के करंट अफेयर की। आज अपन बात करेंगे मार्च अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके कौन सा करंट अफेयर है, राजस्थान का करंट अफेयर की बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं। मेन फोकस किस पे, राजस्थान पे है, तो उससे संबंधित बात कर रहे हैं। ये जो क्लास है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है, या फिर बात करें कि करंट अफेयर आपके जहां भी लिखा हुआ है उन सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो देखिए, करंट अफेयर किसी परीक्षा ओरिएंटेड होता नहीं है, वैसे अपन उसको बना देते हैं। तो करंट अफेयर सबके लिए एक जैसा ही होता है, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पिछली वीडियोज में जैसे समझा था उसी प्रकार से इस क्लास में भी अपन समझने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपके सामने है देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि, अवनी लखेरा। राजस्थान के कुल कितने लोगों को, 5 लोगों को क्या मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें से दो को मिला है कौन सा, पद्म भूषण, और 3 को मिला है पद्म श्री। 2 को कौन सा मिला है, पद्म भूषण मिला है, और इसमें से 3 को कौन सा मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। देखिए कोई किस किस को कौन सा मिला है, बात करते हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा देवेंद्र झाझड़िया, जो कि पहले और दूसरे ऑप्शन में है ही, लिखा हुआ है देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है। एक नाम है आपके क्या कहते हैं उनको, राजीव महर्षि, जो कि सेकंड ऑप्शन में लिखा है राजीव महर्षि। इन 2 लोगों को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। देवेंद्र झाझड़िया की अगर बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया आपके जेवेलिन थ्रो से संबंधित हैं। इनका संबंध किससे है देवेंद्र झाझड़िया का, भाला फेंक कह दो या फिर जेवेलिन थ्रो कह दो। और राजीव महर्षि जी हैं, ये आपके पूर्व सिविल सेवक रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, सिविल सेवक। ठीक है। सिविल सेवक यानी कि आईएएस अधिकारी ये रह चुके हैं। भारत के 13वें सी जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, सीएजी रह चुके हैं राजीव महर्षि। और इन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको क्या दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये पद्म भूषण की बात हुई। पद्म श्री की बात करते हैं तो इसमें है एक अवनी लखेरा। अवनी लखेरा की बात करें तो ये आपको पता है कि जयपुर से इनका संबंध है, और ये जो क्या है, शूटिंग से इनका संबंध है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है। और दूसरे यहां पर है आपके चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तीसरे हैं यहां पर रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की बात करें तो इनका संबंध आपके सिरोही जिले से है, और इनका जो है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। ये फिल्म निर्माता निर्देशक रह चुके हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और संगीत और नौटंकी का संबंध आपके रामदयाल जी शर्मा है। ये नामचीन हस्ती है संगीत और किसकी, नौटंकी कला की। तो इन 5 को क्या दिया है, पद्म पुरस्कार मिले। पद्म भूषण अगर आपसे कहा जाए तो 2 है, राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया। और अवनी लखेरा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा, इन तीनों को क्या मिला, पद्मश्री मिला है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। सीधा सीधा पूछा पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण या पद्मश्री अलग से नहीं दिया है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राम लुभाया समिति। तो देखिए, राजस्थान में मार्च 2022 में नए जिलों का गठन करने की मांग उठ रही थी, और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया है। कौन सी समिति है, राम लुभाया समिति। जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष हैं राम लुभाया। ये प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको इसका अध्यक्ष मनोनीत किया है। तो समिति का नाम भी राम लुभाया समिति होगी। और ये अब क्या करेगी समिति, ये समिति पता लगाएगी कि नए जिलों की आवश्यकता है या नहीं है, नए जिलों के गठन की आवश्यकता
है या नहीं। ठीक है, ये काम करेगी, ये पता लगाएगी। ठीक है, और अगर है तो कौन कौन से किस किस को मिलाकर गठन किया जाए, ये सब आपके ये समिति काम करेगी। तो आप कुल मिलाकर बात करें तो राम लुभाया समिति का संबंध किससे? नए जिलों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022। तो ये देखिए संशोधन विधेयक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 23 मार्च 2022 को पारित हो गया था ध्वनिमत से विधानसभा में। ये नगर पालिका संशोधन विधेयक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या था, ये संशोधन क्या संशोधन किया गया है। पहले जो इसमें भर्तियां होती थी, क्या होती थी? भर्तियां होती थी, वो क्या होती थी? सीधे होती थी। नगर पालिका में जो भर्तियां होती थी, सेवा की सीधी भर्ती पदों के लिए जो अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, वो एक आयोग द्वारा किया जाता था। सेवा राज्य के जो, अब क्या होगा? अब एक भर्ती होगी, सीधी भर्ती। अब ये भर्तियां कौन करवाएगा? अब भर्तियां करवाएगा आरपीएससी। जैसे और एग्जाम होते हैं वैसे एग्जाम होकर ये भर्तियां होगी। पहले क्या है, सीधी हो जाती थी आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये इसलिए संशोधन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक कब पारित किया गया? तो ये भी शानदार अधिनियम है। और ये आपके अगर बात करें सार्वजनिक परीक्षा नकल रोधी कानून जो बनाया गया है, तो इसका जो है ये पारित हुआ है 24 मार्च 2022 को। ध्वनिमत से ये भी पारित हुआ। तो ये आप पिछले वाला 23 मार्च को हुआ था और ये आपके 24 मार्च को हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके प्रावधान क्या है कि यदि कोई आपके अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, अनुचित साधनों का प्रयोग क्या हो जाए? अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ या नकल करता हुआ जैसा भी पकड़ा जाए तो उसको क्या हो सकता है? 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 3 वर्ष तक का क्या हो सकता है? कारावास। और कम से कम 1 लाख रुपए का क्या मिलेगा? जुर्माना उसको लगेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का क्या लगेगा? जुर्माना। और क्या होगा? और आपको 2 वर्ष तक परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी है जो परीक्षा दे रहा है, पकड़ा जाता है, तो परीक्षा से वंचित उसको 2 वर्षों तक किया जा सकता है। 3 वर्ष की उसको सजा हो सकती है, 1 लाख उसको जुर्माना हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात इसके अंतर्गत है। अब और क्या प्रावधान है? और प्रावधान है कि यदि कोई मिली भगत करता है किसी के साथ, साठ-गांठ करता है। मिली भगत का मतलब है यदि कोई उच्च अधिकारी से मिलकर आपकी नकल करने का, पेपर चुराने का प्रयास करता है, तो उसमें है कि उस व्यक्ति को, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे कोई भी हो, तो 10 वर्ष तक का क्या हो सकता है? तक की सजा उसको हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है उस पर। मिनिमम 10 लाख है और अधिकतम 10 करोड़ है। ठीक है, अब देखिए और इसमें क्या प्रावधान है। और इसमें प्रावधान है कि अगर कोई अधिकारी है जो आपके इसमें शामिल पाया जाता है, कोई संस्था इसमें शामिल पाई जाती है, कोई भी अगर इसमें दोषी पाया जाता है इस कानून के तहत नकल करने के संबंध में, तो उसका क्या हो सकती है? संपत्ति नीलाम हो सकती है, संपत्ति जब्त हो सकती है, या फिर कह सकते हैं संपत्ति है वो नीलाम हो सकती है और उस संपत्ति से राज्य सरकारों की जो भी खर्चा हो सकता है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये प्रावधान है। ये प्रश्न है वो आपके सत्य असत्य वाले कथन में आ सकता है। आपको ये प्रावधान दे देंगे कथनों के अंतर्गत और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में द्वितीय स्थान पर रहे सिद्धार्थ जोशी का संबंध है। देखिए अपन बात करें इस महोत्सव की, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, युवा संसद महोत्सव कौन सा है? 2022 का है। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण। जैसे वर्जन होता है वैसे संस्करण है ये। और इसके जो है
इसके अंतर्गत पुरस्कार दिए गए कुछ लोगों को, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा था भोपाल की अंजना। फर्स्ट कौन रहा? अंजना रही, और अंजना कहाँ की? भोपाल की। ठीक है। सेकंड स्थान पर कौन रहा? सेकंड स्थान पर रहा सिद्धार्थ। ठीक है। और सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से, और राजस्थान में कहाँ से? डूंगरपुर से। ठीक है। तीसरे स्थान पर यहां पर कौन रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा अमरप्रीत कौर। तीसरे स्थान पर कौन रही? अमरप्रीत। और ये अमरप्रीत कौर रही, जो कि कहाँ की है? बठिंडा की है। ठीक है, बठिंडा की। तो ये बात है। तो सेकंड स्थान पर कौन रहा? सिद्धार्थ रहा। कहाँ का है? डूंगरपुर, राजस्थान का। अगर आगे गांव भी पूछ ले तो गांव डूंगरपुर वागड़ कहलाता है उस क्षेत्र का, तो गांव का नाम है वागड़, ध्यान रख लेना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये आयोजन है वो पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? तो ये ओम बिरला जी के द्वारा दिए गए। ओम बिरला, जो कि क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर सोलर पार्क प्रदेश, अपने राजस्थान प्रदेश में जैसलमेर में आपके 800 मेगावाट, कितने का? 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से लगाए गए हैं। और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर 1000 मेगावाट का लगाया गया है। ठीक है। सोलर पार्क अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित किया गया है, किया जाएगा। ठीक है। और जोधपुर सोलर पार्क, जो कि आपके बड़ला में जो स्थित है सोलर पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसका विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जोधपुर के बड़ला में। तो इस प्रकार अगर बात करें तो इसकी क्षमता कितनी, अगर बड़ला वाले की अगर आपसे पूछे तो 2245 मेगावाट है। ठीक है। राजस्थान अब तक 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला प्रथम राज्य है। राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने के मामले में फर्स्ट स्थान पर है, पहला स्थान है इसका पूरे देश में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आपके एक जैसलमेर के नोक में और है सोलर पार्क, जो कि अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब आपसे जो जो क्या कहते हैं उसको, चलो भूल गया मैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के लिए कितने दिवस की कार्य योजना तैयार की गई है? तो साथियों अगर बात करें तंबाकू मुक्त राजस्थान की, तो ये आपके जो कार्यशाला है वो कितने दिवस की है? तो ये है आपके 100 दिवसीय कार्यशाला है, जिसका आयोजन किया गया, कार्य योजना प्रारंभ की गई है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसकी अध्यक्षता किसने की कार्यशाला की? वो की है जितेंद्र कुमार सोनी ने। जितेंद्र कुमार सोनी। जितेंद्र कुमार सोनी कौन है? तो जितेंद्र कुमार सोनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मिशन है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ध्यान रखना, उसके अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार सोनी। तो ये 100 दिवस की कार्यशाला है तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के कड़ी में, ऐसा समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है ई वेस्ट संग्रहण अभियान 3.0 के तहत राजस्थान तीसरे चरण में किन जिलों में ई वेस्ट संग्रहण शुरू किया गया है? तो देखिए यहां पर अगर बात करें, बात आती है 2 मार्च 2022 की। 2 मार्च 2022 को राजस्थान का जो है प्रदूषण नियंत्रण मंडल, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसके द्वारा, या फिर कह दें इसकी अध्यक्ष विनू गुप्ता के द्वारा ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि तीसरे चरण में कौन कौन से जिलों में यह काम किया जाएगा? तो ये आपके कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें आपके अजमेर, पाली, ये दोनों शामिल हैं। बीकानेर, चूरू शामिल है, झुंझुनू, सीकर भी शामिल है। तो ये आपके सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी अध्यक्ष है वीनू गुप्ता, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीनू गुप्ता के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को राजस्थान की बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। इनका संबंध, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और 8 मार्च को आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए जरा। तो 8 मार्च 2022 की बात करते हैं अपन, और यहाँ पर दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने क्या दिए? पुरस्कार दिए। और यहाँ पर कितनी महिलाओं को पुरस्कार दिया गया? तो 29 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। इसी में शामिल है आपके कौन? बतूल बेगम। कौन शामिल है? बतूल बेगम शामिल है। और ये कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है बतूल बेगम। अब ये राजस्थान की बतूल बेगम है, तो इसका संबंध किससे है? तो इस बतूल बेगम का संबंध है मांड गायन से। मांड गायन, और अपन कह सकते हैं भजन लोकगीत से। भजन लोकगीत, ये इसका काम है, किसका? बतूल बेगम का। तो मांड और भजन लोकगीत के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया? बतूल बेगम को दिया गया। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मांड गायन। ये ध्यान रखना, एक तो बतूल बेगम और एक कितने लोगों को दिया गया? तो 29 महिलाओं को दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार है, ये कंपनियों को दिया गया है। और ये कब दिए गए? ये 9 मार्च को दिए गए। वैसे डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, बता देता हूँ, 9 मार्च को दिए गए। तो इसमें देखिए, एक तो आपके 2019 और 20 के लिए दिए गए। 2019-20 के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया RSMML को। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2019-20 का है, वो किसको दिया गया? RSMML को दिया गया। अब RSMML क्या है, तो मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है राजस्थान। R फॉर राजस्थान, S फॉर स्टेट, और M फॉर माइंस, एंड M फॉर मिनरल्स, L फॉर लिमिटेड। तो इसको आपके 19-20 का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ में 17-18 का पुरस्कार भी दिया गया। 2017-2018 का पुरस्कार भी दिया गया। वो किसको दिया गया? तो 17-18 वाला है वो बाड़मेर वाली मतलब क्या कहते हैं, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी को दिया गया। माइनिंग कंपनी को ये दिया गया 17-18 का। ठीक है, इनको दिया गया। तो ये राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार है, वो कोयला है, धातु है, तेल है, खदाना को प्रतिवर्ष 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की कौन कौन सी कंपनियों को मिला है? तो एक तो बाड़मेर लिग्नाइट को मिला 17-18 का, और RSMML को मिला है 19-20 का। नेक्स्ट, 25 मार्च को नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे निर्यात सूचकांक में राजस्थान का स्कोर क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक है, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। इसकी अगर बात करें तो ये आपके किसके द्वारा जारी किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग जारी करता है। दूसरी बात, राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का 11वां स्थान रहा। और स्कोर कितने थे? 47.13 इस राजस्थान का स्कोर था। और अगर आपसे पूछे कि लैंड लॉक्ड भूमि अवरुद्ध राज्य, लैंड लॉक्ड राज्य की श्रेणी में राजस्थान का 6th स्थान था, 6वां स्थान था। ऑल ओवर तो 11वां स्थान था, और लैंड लॉक्ड अगर आपसे पूछे तो 6ठा स्थान था राजस्थान राज्य का।
लैंडलॉक्ड मतलब जिसकी तटीय सीमा, जलीय सीमा नहीं होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। राजस्थान उत्सव, तो राजस्थान उत्सव आपको पता है 30 मार्च को कौन सा दिन होता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में 24 से 31 मार्च तक, 24 से 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर राजस्थान उत्सव मनाया गया। और ये राजस्थान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये राजस्थान उत्सव दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में मनाया गया बीकानेर हाउस में। बीकानेर हाउस, बीकानेर हाउस में ये मनाया गया। ठीक है, तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ये खास बात है भाई। तो जल आपके संरक्षण की दिशा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये कौन सा संस्करण है? ये 3rd है। और ये आपको कब दिए गए? तो ये आपके 29 मार्च को दिए गए, 29 मार्च 2022 को। इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति ने दिए हैं विज्ञान भवन में। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी, इस श्रेणी में राजस्थान को 3rd पुरस्कार मिला है, 3रा स्थान मिला है। राजस्थान को 3रा नहीं, राजस्थान को 2रा स्थान मिला है, 2nd। इसको सही कर लेना भाई, पुरस्कार है 3रा। तो राजस्थान को 2रा स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य के अंतर्गत। ठीक है। और पहला स्थान किसको मिला? तो यहाँ पर फर्स्ट रहा है यूपी, और 3rd रहा है कौन? तमिलनाडु। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको आंसर हो जाएगा 2nd। कौन सा? 2nd आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में 10 वर्ष बाद एक बार पुनः थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए, अपन ने पढ़ा था मरु महोत्सव, आज पढ़ रहे हैं थार महोत्सव। कौन सा? थार महोत्सव 10 वर्षों बाद आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2000 इसमें हुआ था 12 में। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। 2012 के बाद अब 2022 में हो रहा है। और 2022 में कहाँ पर आयोजित हो रहा है? बाड़मेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो बाड़मेर जिले की कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन, हस्तशिल्प है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर। और क्या है, जो आपके इसकी शुरुआत है वो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी शुरुआत है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई। अब आजकल है वो पर्यटन विभाग के द्वारा ये करवाया जाता है। तो बाड़मेर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडीफेस्ट 2022। अब ये क्या है मेडीफेस्ट? तो मेडीफेस्ट है 31 मार्च को इसका आयोजन किया गया 2022 को। ये मेडिकल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके इसका उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन सीएम स्वयं ने किया। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर एक तो 2 काम हुए। एक हुए 24 मंजिला ओपीडी टावर, 24 मंजिला आईपीडी, सॉरी ओपीडी आईपीडी टावर। और एक आपके हृदय संस्थान, इन 2 का शिलान्यास भी किया गया। इन 2 का क्या किया गया? शिलान्यास कह दो, भूमि पूजन कह दो, वो 2 की गई। तो ये महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आईपीडी टावर और जो ये कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, हृदय संस्थान, इंग्लिश में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको।
तो ये आपके कहाँ पर होंगे? एसएमएस हॉस्पिटल में होंगे, जयपुर में। तो दो यहाँ पर बेड की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1200 बढ़ जाएगी। बेड की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? 1200 बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना, ये दोनों बनने के बाद में। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया, एसएमएस हॉस्पिटल में। ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपके द इकोनॉमिक बुलेटिन। ये क्या है? तो ये एक आपके त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी है? त्रैमासिक, 3 महीनों में एक बार आने वाली पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका है। और ये आपके किसके द्वारा विमोचन किया गया? तो ये किया गया प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह नाम तो सुना होगा आपने, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो इनके द्वारा द इकोनॉमिक बुलेटिन का विमोचन किया गया। और ये किसकी है? तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू की है, राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका है ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा सेमिनार में किसे 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया? देखो, विधायकों को भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया जा रहा है। और इसमें देखो, ज्ञानचंद पारख, बिल्कुल इनको भी दिया गया 2019 के लिए, इनको 2019 के लिए दिया गया। संयम लोढ़ा को दिया गया 2020 के लिए। बाबूलाल और कौन है? मंजू देवी, इनको दिया गया 2021 के लिए। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल हो जाएगा, सभी को दिया गया सम्मान। तो ज्ञानचंद का ध्यान रखना 19 है, संयम 2020 है और बाबू मंजू 2021 है। सीमा भवानी शौर्य अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सीमा भवानी शौर्य अभियान। तो इस अभियान की अगर बात करें, इसका दूसरा नाम अगर आपको ध्यान में रखना है, सीमा भवानी शौर्य अभियान, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण राइट 2022, ये इसी को कहा जाता है। तो इसको शुरू किया गया कहाँ से? शुरू तो हुआ ये जयपुर से। जयपुर में कहाँ पर? अमर जवान ज्योति से। और ये समापन कहाँ हुआ इसका? तो इसका समापन हुआ कन्याकुमारी में। अट्ठाईस मार्च को। ठीक है, तो जयपुर से तो क्या हुआ? शुरू। और ये क्या हुआ? समापन कहाँ हुआ? कन्याकुमारी में। अब इस पूरे का आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया बीएसएफ के द्वारा, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी और सीमा सुरक्षा बल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये बीएसएफ की महिला कार्मिकों की क्या थी? मोटरसाइकिल की यात्रा थी। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना 5280 किलोमीटर की यात्रा कुल मिलाकर की गई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भाई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में ही किया गया। कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर में एक होटल में किया गया, जिस होटल का नाम है क्लार्क्स आमेर। होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण था? प्रश्न में लिखा हुआ 15वां संस्करण था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसकी बात करें तो 2020 में हुआ नहीं था। 2020 में क्यों नहीं हुआ था? कोरोना आ गया। 2021 वाला है वो वर्चुअल ही हुआ था। क्या हुआ था? वर्चुअल कार्यक्रम हुआ था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो हुआ था, ये आपके हुआ था 19 से 23 जनवरी को, 2023 को इसका आयोजन हुआ था। ये आ गया है बीच में तो मैंने बता दिया, बाकी पढ़ तो अपन आगे रहे हैं। एग्री एक्सपो 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन भी जयपुर में हुआ। और जयपुर में कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि
यूनिवर्सिटी, इसमें यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और ये आपके कहाँ पर स्थित है? जोबनेर एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन जोबनेर जयपुर में हुआ, कृषि विश्वविद्यालय में। और इसका उद्घाटन कार्यक्रम अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान, ये सम्मान किसने किया था? ये सम्मान किया था मनसुख, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया ने। और इसके अंतर्गत आपके जो टीकाकरण, कोविड टीकाकरण हुआ था, उसमें उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजस्थान की 2 महिलाओं, जिनमें एक का नाम है कौशल्या, एक का नाम क्या है? कौशल्या है, और जो संबंधित हैं सांगानेर से, सांगानेर, ठीक है, सांगानेर से। और दूसरी आपके यहाँ पर है सुनीता, और सुनीता की बात करें तो ये है आपके मकराना, और मकराना कहाँ पर है? नागौर में। इन दोनों को क्या, कौन सा सम्मान दिया गया? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको एक प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो कौशल्या और ये दोनों ही क्या है? एएनएम है। कौशल्या और सुनीता दोनों ही क्या है? एएनएम है, सीएससी में काम करती हैं। इनकी सीएससी एक सांगानेर है, एक की है मकराना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने पहली बार एल रूट सर्वर की स्थापना की है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, राजस्थान। अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, राजस्थान का नेट बेरोक टोक चलेगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है एल रूट सर्वर स्थापना? सबसे पहले ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ठीक है, ये पूछा जाएगा असत्य सत्य में। और ये देश का पहला राज्य हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो एक है ICANN, ये एक संस्था है। इस रूट सर्वर से आपके, इस रूट सर्वर को स्थापित करने वाली संस्था है। ये व्यवस्था में एशिया या भारत में कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो जाए तो अपने यहाँ पर नेट चलता रहेगा। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसकी फुल फॉर्म। तो ये एल रूट स्थापित करने वाला कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में गाजी खान बरना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड आपके नई दिल्ली में दिए गए। कोई नहीं पूछेगा आपको कहां पर दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, तो ये वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कौन है? उपराष्ट्रपति थे उस समय। अभी तो कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। तो लोक संगीत के क्षेत्र में राजस्थान के एक व्यक्ति को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया, और जिनका नाम है गाजी खान बर्न, ठीक है। इनका संबंध है आपके राजस्थान से, और राजस्थान में कहाँ से? जैसलमेर से ये संबंधित हैं। और वर्तमान में ये जो गाजी खान हैं, ये क्या करते हैं? मंजे वे खड़ताल वादक हैं। ये वर्तमान में ये क्या है? मंजे और खड़ताल वादक हैं, ठीक है। वैसे कह सकते हैं कि इन्होंने मंगनियार परंपरा जो है उसको भी आगे बढ़ाया है। तो इसको देखते हुए इनको क्या दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है 2022 में। इनका संबंध गाजी खान का जैसलमेर से।
नेक्स्ट है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन। जो ये गगन है जिसको स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कहा जाता है, ये सर्वप्रथम किसने काम में ली? जो ये एयरलाइंस है, तो कौन सी एयरलाइंस है जिसने सबसे पहले इसको काम में लिया? तो ये थी इंडिगो। कौन थी? इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस ने सबसे पहले इस गगन तकनीक का प्रयोग करके लैंडिंग कराई थी। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिगो एयरलाइन है जिसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब ये जो लैंडिंग है ये कहाँ पर करवाई गई अगर आपसे पूछा जाए, तो ये राजस्थान में ही करवाई गई। और ये राजस्थान में कहाँ पर करवाई गई? राजस्थान में आपके किशनगढ़ एयरपोर्ट पर करवाई गई। किशनगढ़, राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन गगन की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है जो आपके क्या काम करता है? सैटेलाइट बेस्ड है तो ये लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन करता है रनवे पर। और ये क्या करता है और इसको किसने विकसित किया? तो इसको गगन को विकसित किया, एक तो इसरो है इसमें शामिल, और आपके एक दूसरा है जो है, क्या कहते हैं उसको, नाम भारतीय, एक नाम है, क्या कहते हैं उसको, भारतीय विमान पतन अथॉरिटी, विमान पतन अथॉरिटी है। इसके दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है, इसरो और भारतीय विमान पतन अथॉरिटी ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, गगन का विकास किसने किया। सर्वप्रथम लैंडिंग इंडिगो एयरलाइंस ने की, ये अपने को पता चल गया कहाँ पर की, राजस्थान किशनगढ़ में की। और अपने को कोई ध्यान ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रणाली को अपनाने वाला भारत है वो तीसरा देश बन गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गगन प्रणाली जो भी है सैटेलाइट बेस्ड है, इस सिस्टम को अपनाने वाला थर्ड देश बन गया है कौन? भारत। नवजीवन योजना क्या है? नवजीवन योजना जो आपके जैसे कचरा बीनना है, शराब बनाना है, शराब के व्यवसाय में लिप्त है कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, उन सबको एक नया जीवन प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई, उसका नाम है नवजीवन योजना। और ये किसके द्वारा? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। अधिकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। टीकाराम जूली के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। और इसमें शुरुआत में कितनी जातियों को? 14 जातियों को यहाँ पर शामिल किया गया जो इस प्रकार के काम में शामिल थी। अब 2022-23 में इसका जो एरिया है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसमें 16 और जातियां मिला दी गई हैं, और जातियां मिला दी गई हैं। तो 16 और ये कितनी हो गई? 14 हो गई आपके 30 जातियां टोटल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नवजीवन योजना किससे संबंधित है? ये आपके सामने। नेक्स्ट है कि बाड़मेर के बालोतरा इलाके में स्थित महेश नगर हॉल्ट का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, एक आपने बड़ा ही प्यारा नाम है और वो नाम है मियाँ का बाड़ा। मियाँ का बाड़ा का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर ये एक गांव भी है मियाँ का बाड़ा। ठीक है, मियाँ का बाड़ा क्या है? गांव भी है और रेलवे स्टेशन भी है। तो ये गांव पहले क्या कहते हैं, गांव का नाम क्या कर दिया? महेश नगर। और पहले मियाँ का बाड़ा के नाम से ही था। और ये गांव का नाम जो कब बदला? तो गांव का नाम बदला 2018 में। और रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया? महेश नगर हॉल्ट, जो कि अभी 2022 में किया गया है। तो इसमें केंद्रीय आवासन मंत्री आपके क्या कहते हैं उसको, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसका नाम ये बदल दिया है। ये बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान से सटा हुआ है बिल्कुल ही। एक है आईबीसी अवार्ड 2021। आईबीसी अवार्ड, आईबीसी अवार्ड, आईबीसी अवार्ड किसको दिया गया, किसने दिया? तो ये आईबीसी अवार्ड है किसको मिला है? तो ये राजस्थान के आवासन मंडल को मिला है। किसको मिला है?
राजस्थान के आवासन मंडल को मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से वर्ष के लिए? 2021 के लिए मिला, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्यों दिया गया, तो ये राजस्थान आवासन मंडल के बेहतर कार्य के लिए और उसके प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए अवार्ड है वो दिया गया। बस आपको इतना ध्यान में रखना, राजस्थान आवासन मंडल को ये दिया गया। आवासन मंडल, मंडल तो खुद तो लेगा नहीं, कोई अध्यक्ष वगैरह होगा वही लेगा। तो इसके राजस्थान मंडल के मुख्य अभियंता थे, मुख्य अभियंता, जिनका नाम क्या है? केसी मीणा। केसी मीणा इनको दिया गया, केसी मीणा को ये दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस तो ये 16 अप्रैल को इस बार मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अप्रैल 2022 को मनाया गया और यहाँ पर राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में मनाया गया। ठीक है, और इस समारोह में एक पुरस्कार वितरण का समारोह भी रखा गया और सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना। सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार तो ये दिया गया जैत सर थाने को। किसको? जैत सर थाने को दिया गया। और ये जैत सर थाना कहाँ है? तो ये है गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले के जैत सर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2022 को ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ कहां पर किया गया? ब्लॉक हेल्थ मेला। तो ब्लॉक हेल्थ मेले की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ है वो सामाजिक लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या मंत्री टीकाराम जूली ने इस जो मेले का है वो उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और ये कहाँ पर किया गया? तो ये आपके अलवर में किया गया। अलवर में कहाँ पर? अलवर में उमरेण नामक स्थान पर इसका जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये आपके हेल्थ मेला है, तो इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण की विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया ये मेला? तो इसकी बात करते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया। इसमें बस वही जानकारियां दी गई कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी जन जागृति रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका शुभारंभ किया गया अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद के द्वारा। और कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में ये शुभारंभ है वो किया गया। जैसलमेर में कहाँ पर? तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया गया। और ये आपके कितने दिन की थी? तो ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल थे। ठीक है, तो यहां पर जैसलमेर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राउंड फर्स्ट ये नीति आयोग द्वारा जारी होता है सूचकांक। कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें कितने मापदंड अपनाए गए अगर आपसे पूछे तो 6 मापदंड यहां पर अपनाए गए। और बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 17वां स्थान यहां पर मिला था। कौन सा स्थान मिला? 17वां स्थान मिला। और स्कोर क्या रहा? 35.4 इसका स्कोर रहा था राजस्थान का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जन लेखा समिति। विधानसभा की 3 समितियों का गठन किया गया था। किसके द्वारा? अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा इनका गठन हुआ तीनों समितियों का। मैं आपको लिख भी दूंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना जन लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया।
कौन है? गुलाब चंद कटारिया इसके अध्यक्ष बनाएंगे। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन बनाएंगे? राजेंद्र पारीक बनाएंगे। ठीक है। और ख के कौन बनाएंगे? दयाराम परमार। इन तीनों समितियों का गठन कौन किसने किया? सीपी जोशी ने किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा इनका गठन किया गया। तीनों का ध्यान में रखना। 24वें समर डेफ ओलंपिक का आयोजन ब्राजील में किया गया और इसमें कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था, ये अपने को ध्यान में रखना। तो अपन बात करें 24वें समर डेफ ओलंपिक, इसका आयोजन कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया। और उनमें किस किस ने भाग लिया? तो कुछ तो नाम आपके सामने है, जैसे अभिनव शर्मा है, अंकित कुमार है, ठीक है, एक कृष्ण कुमार है, और एक आपके राखी है। ये राखी सावंत है ना, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये राखी नाम तो है लेकिन उन्होंने राखी है, सिर्फ उसका नाम है ना। एक आपके हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, एक नाम है आपके राखी हो गए ना। राखी के साथ एक थी वेदिका शर्मा और एक थी गौरांशी शर्मा। ठीक है, तो इन 7 खिलाड़ियों ने 4 और 2 6 ही हुए ना। अभिनव शर्मा आ गया, अंकित कुमार आ गया, कृष्ण कुमार आ गया, और राखी आ गई, बीकानेर की वैदिक शर्मा आ गई। तो आ गए ना 7 खिलाड़ी। 1 2 3 4 5 6, कौन रह गया? अभिनव शर्मा। देखते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा तो। अभिनव शर्मा की अगर बात करें तो इनका संबंध किससे है? तो अभिनव शर्मा का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, किससे? बैडमिंटन से। अंकित कुमार की बात करें तो इनका संबंध है कुश्ती से। और कृष्ण कुमार की अगर बात करें तो कृष्ण कुमार का संबंध भी किससे? कुश्ती से है। और राखी की बात करें तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। वेदिका की बात करें तो ये है आपकी निशानेबाज, क्या है? निशानेबाज है। और गौरांशी की अगर बात करें तो इसका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, तो ये सारे जो मेरे को याद थे, अब कौन सा रह गया है पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए, इनके जिलों का भी पता तो होना चाहिए। अभिनव शर्मा है वो जयपुर का है। वहाँ का है जयपुर का। अंकित कुमार की बात करें तो अंकित कुमार आपके अलवर का है। ठीक है, और कृष्ण कुमार है वो कहाँ का है? कृष्ण कुमार सीकर का है। राखी की बात करें तो राखी आपके जोधपुर की है। ठीक है, वेदिका शर्मा की बात करें तो ये आपके बीकानेर की है। ठीक है, गौरांशी की बात करें तो गौरांशी आपके कोटा की है। ये सारी आपको ध्यान में रखनी बातें। तो ये थी 24वां समर डेफ ओलंपिक के बारे में, जो कि ब्राजील में आयोजित हुआ था मई में। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। 6 अप्रैल 2022 को इसको मंजूरी मिल गई थी नीति को। ये ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर फिल्म पर्यटन को बढ़ाना, प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर कला एवं संस्कृति का संरक्षण होगा और यहाँ पर जो क्या है रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। जयपुर थिएटर फेस्ट, इसकी अगर बात करें तो इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? जयपुर में ही किया गया। और ये थिएटर फेस्टिवल का ये पहला संस्करण था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट संस्करण है ये थिएटर फेस्टिवल का, फर्स्ट संस्करण है। किस किस के द्वारा? तो ये एक तो हो गया जौहर कला केंद्र,
और इसके साथ और कौन था, तो और इसके साथ था तारामणि फाउंडेशन। ये भी जयपुर का ही है, तारामणि फाउंडेशन भी। इन्होंने मिलकर आपके इसका आयोजन किया था। और आयोजन कब किया था, तो इसका आयोजन हुआ था 25 से 29 अप्रैल का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम के तहत राजस्थान में किसे यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया है। तो आपको पता होगा, एक प्रोग्राम चलाया था इसरो ने। किसने? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था युविका 2022। और इसके अंतर्गत क्या चुना गया था, साइंटिस्ट बच्चों को चुना गया था, जिसके 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और देश भर में स्थापित अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में इसरो इनको ट्रेनिंग देगा। यहाँ पर देश भर के टोटल आपके 150 स्टूडेंट्स है वो चुने गए थे। कितने? 150 स्टूडेंट्स चुने गए थे। और इसमें राजस्थान का एक बच्चा था जिसका नाम था शौर्य यादव। क्या नाम था? शौर्य यादव। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। शौर्य यादव का संबंध कहाँ से है, तो ये आपके बूंदी जिले का रहने वाला है। यानी कि एक स्कूल है विवेकानंद मॉडल स्कूल, और वो कहाँ पर है? बूंदी में है। और बूंदी में आपको पता है एक स्थान आता है हिंडोली। हिंडोली बूंदी का रहने वाला है। कक्षा 9 का छात्र है, 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, जिसका सिलेक्शन हुआ है यंग साइंटिस्ट के तौर पर, जिसका नाम है शौर्य यादव। आगे बढ़ते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट में राजस्थान से किसे स्वर्ण पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है रजत चौहान ने। आर्चरी फर्स्ट की अगर बात करें, वर्ल्ड कप की स्टेज फर्स्ट की, तो ये आपके कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई तुर्की में। और तुर्की में कहाँ पर? अंतालिया में। तुर्की में कहाँ पर? अंतालिया में इसका आयोजन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए और आपको क्या ध्यान में रखना है इसके बारे में। इसने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर, बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात यहाँ पर, एक खास बात है, ये रजत चौहान है ना, ये राजस्थान पुलिस में है। क्या है? राजस्थान पुलिस में DYSP है। क्या है? DYSP, जिसके इनकी अभी क्या चल रहा है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग चल रही है DYSP के पद पर राजस्थान पुलिस में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। स्मार्ट सिटी रैंकिंग, स्मार्ट सिटी रैंकिंग उदयपुर में अगर बात करें, तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें उदयपुर का रहा है दूसरा स्थान। उदयपुर कौन से स्थान पर रहा? सेकंड स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर जयपुर की बात करें, तो जयपुर आपके 7वें स्थान पर रहा। इसी प्रकार कोटा की अगर बात करें, तो कोटा आपके 16वें स्थान पर रहा। अजमेर की बात करें तो अजमेर आपके 18वें स्थान पर रहा। तो ये इतने इसमें शामिल हुए थे स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। ये कौन जारी करता है? ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। लिख देता हूं मैं, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अपने राजस्थान का टॉपर कौन हो गया भाई? सेकंड स्थान तो मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 सिटीज में टॉप 2 में आया है ये उदयपुर, दूसरा स्थान मिला है। तो इसको अंक कितने मिले? तो 122.8 अंक इसको हासिल हुए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। तो सलाहकार परिषद की अगर बात करें, तो इसका गठन हुआ था 7 मार्च 2020 को। कब हुआ? 7 मार्च 2020 को इसका गठन हुआ। इसके बाद में इसका कार्यकाल 2022 तक था। अब इसका कार्यकाल है वो 2023 तक बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया, पहले कब तक था? 2022 से बढ़ा दिया, मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी होते हैं। अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद मायाराम है उपाध्यक्ष। अरविंद मायाराम, अरविंद मायाराम है। ठीक है, तो ये आपके
उपाध्यक्ष भी है और शासन सचिव भी यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन समानता। तो ऑपरेशन समानता आपके बूंदी पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था और अब पूछा जा रहा है संपूर्ण राज्य स्तर पर। तो ये संपूर्ण राज्य स्तर पर कौन सा हो जाएगा? अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण राज्य स्तर पर पूछा जा रहा है तो अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। ये किस लिए? ये आपके शुरू किया गया था, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने ये शुरू किया। क्यों शुरू किया? कि समानता होनी चाहिए। समानता किस प्रकार की? जैसे आपने सुना होगा कि दलित दूल्हा था। क्या था? दूल्हा था। कैसा दूल्हा था? दलित था। उसको क्या किया? घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया। उसकी शादी थी, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो क्या हुआ? शिकायत की। अब शिकायत की तो क्या? बस वही ढील डाल में चलता है सब कुछ, पता ही है आपको। तो उसको ऐसा नहीं हो कि किसी को चढ़ने ना दिया जाए या फिर कोई मामला है वो दर्ज नहीं हो, ऐसा कुछ भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो, सभी को समानता का अवसर मिले, ये कहा है खिलाड़ीलाल बैरवा ने, यानी कि अनुसूचित जाति के आयोग ने। लेकिन समानता तो और भी बहुत है। मैंने देखो, एक आरक्षण है ना, आरक्षण, थोड़ी सी बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आरक्षण है, ये गलत नहीं है, ये सही है। आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब कैटेगरी वाइज मेरिट आती है। ठीक है, एससी, एसटी और ओबीसी जो भी कैटेगरीज है, इनमें कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनकी मेरिट होती है। अब जिनका सिलेक्शन सभी कैटेगरी के हैं, ये सभी कैटेगरी वाले जनरल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में जाएं भी। लेकिन मान लो जनरल की मेरिट गई 110, एक जनरल का बच्चा है, उसके नंबर आए 109। ठीक है, जनरल कैटेगरी का है, जो कि अनरिजर्व्ड जिसको कहते हैं आजकल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, जिसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। एक ईडब्ल्यूएस भी शामिल कर लो इसमें। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की मान लो कितनी गई, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मान रहा हूं मैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है ये 109 वाला स्टूडेंट। अब ईडब्ल्यूएस की मेरिट चाहे भी कितनी भी गई हो, 108, 7, 5, क्योंकि ये तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। अब इस एससी की मेरिट मान लो कितनी गई कि 10 नंबर तो नीचे जाएगी, कम से कम 10-20 ही जाएगी, तो ये 95 के आसपास गई। और एसटी की मान लो कितनी गई? एसटी की मेरिट गई आपके, हाँ, ये 100 के आसपास मान लो। ठीक है, एसटी एससी जो भी है 100 के आसपास, मतलब अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी की मेरिट गई उससे तो कम ही कम गई। अब यहाँ पर जो 95 नंबर वाला है, 90 नंबर वाला है, उन सबका सिलेक्शन होगा, और एक जिसके नंबर 109 आए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। तो यहाँ पर ये समानता कैसे नहीं है भाई? समस्या तो यहाँ है। अब घोड़ी चढ़ने वाले में तो कोई समस्या नहीं है कि घोड़ी एक दिन चढ़ेगा, और नहीं भी कोई चढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर उसकी जिंदगी का सवाल है कि उसका एक नंबर आ जाता तो उसका सिलेक्शन हो जाता जनरल कैटेगरी में। अब वो अनरिजर्व्ड का है तो इन रिजर्व्ड कैटेगरी में तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये है ना, ये जरूरतमंदों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। चलिए, खैर कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी तैयारी को देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, राजस्थान में किन जिलों में शुरू किया गया? किन जिलों में शुरू किया गया ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो ये साथियों बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में शुरू किया गया। थर्ड ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या है, इस प्रोजेक्ट की समय सीमा है 2026 तक रखी गई है। 2026 तक इसको पूरा करना है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो मूल वनस्पति प्रजातियां हैं उनका संरक्षण, और हानिकारक प्रजातियां जो खरपतवार वगैरह हैं उनको हटाया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है राज्य राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस मसाला मेला की अगर बात करें, सहकार मसाला मेला, तो इसका आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RTI 2.0। तो RTI पोर्टल है ये नया पोर्टल, न्यू पोर्टल यहां पर जारी किया गया है। ठीक है, ये पोर्टल है सूचना के अधिकार के तहत जारी किया गया है,
और ये किसके द्वारा? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जिनका नाम है डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता के द्वारा ये है जो जारी किया है। वर्तमान में यहाँ पर कितने विभाग जुड़े हैं ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपको 275 विभाग जुड़े हुए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय। तो फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में ये स्थापित किया जाएगा। इसका पूरा नाम है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। ये स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बजट आवंटित हुआ 672.5 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसकी घोषणा है वो 2021-22 के बजट में हो गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इस संस्थान को, जो ये फिनटेक डिजिटल संस्थान है, इसको आर्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है 31वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 31वां बिहारी पुरस्कार तो ये प्रदान किया गया मधु कांकरिया को। और मधु कांकरिया को इनका 2018 में प्रकाशित उपन्यास है जिसका नाम है हम यहाँ थे। क्या नाम है? हम यहाँ थे। ये 2018 में प्रकाशित हुआ था, उपन्यास है। इसके लिए इनको 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और बिहारी पुरस्कार है वो 1991 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वर्गीय गोवर्धन दास कला आवासीय योजना। तो ये आवासीय योजना है वो आपके जैसलमेर में साले मोहम्मद के द्वारा शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई? जैसलमेर। 35 किलोग्राम कार्ड निःशुल्क गेहूं। देखिए, जनजातियों के लिए 12 का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर 2 जनजातियां पाई जाती हैं। एक का नाम है सहरिया, सबसे ज्यादा 12 में पाया जाता है। एक जनजाति और है जिसका नाम है खैरिया। एक है सहरिया, एक है खैरिया। इन 2 जनजातियों, और एक आपने उदयपुर जिले में एक जनजाति सुनी होगी जिसका नाम है कथोड़िया। क्या नाम है? कथोड़िया। इन जनजातियों को, परिवारों को 22-23 में प्रति राशन कार्ड के हिसाब से 35 किलोग्राम गेहूं है वो निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने वृंदावन बालाजी देवस्थान। तो वृंदावन बालाजी देवस्थान हनुमान जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन हुआ और इसका उद्घाटन किया गया कलराज मिश्र जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर है। ठीक है, कहां पर किया है इसका उद्घाटन? वृंदावन मथुरा में। अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता कौन है भाई? अतुल गुप्ता, डॉक्टर अतुल गुप्ता, इनको मॉरिशस की सरकार से सम्मान मिला है। कहां से? मॉरिशस की सरकार से क्या मिला है इनको? से सम्मानित। सम्मानित क्यों किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया, राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स के बोर्ड के सदस्य हैं ये, इनको मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ शिहाग। सिद्धार्थ शिहाग को, ये कौन है? तो ये चूरू के कलेक्टर हैं। चूरू के कौन है? कलेक्टर। चूरू के कलेक्टर सिद्धार्थ शिहाग को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया, पीएम द्वारा सम्मानित। ये व्यक्तित्व है, इनको ध्यान में रखना। नितेश रावत। नितेश रावत की बात करें तो ये बने हैं समर मिस्टर राजस्थान। क्या बने? समर मिस्टर राजस्थान। ये क्या है? तो राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा ये चैंपियनशिप रखी गई और उस चैंपियनशिप में नितेश रावत ने ये खिताब जीता है